नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो जो भी आप बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं, सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो जो है ना आपको एग्जाम की सफलता दिलाएगा दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को टाइट करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन की शुरुआत किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है। रेल यात्रियों के खोया हुआ जो सामान है उसको टाइट करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन की शुरुआत किया है। तो मिशन जो है अमानत का शुरुआत किया है। ऑपरेशन मिशन अमानत का शुरुआत किया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है। क्लियर हो गया होगा। कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मिनट की, देखिए प्रति मीटर हो जाएगा, ये मीटर कर लीजिएगा, ये मीटर है। कह रहा है कि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना डिग्री बढ़ता जाता है। जब हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो प्रति 32 मीटर की गहराई पर जो तापमान का वृद्धि होता है वो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन को देखते हैं एक एक करके। तो पहला कथन है, गरीबों का सेब अमरूद है। गरीबों का सेब जो है अमरूद है, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। गरीबों का सेब किसको कहते हैं, अमरूद को कहते हैं। दूसरा है, गरीबों का फल बेर है। बिल्कुल, गरीबों का जो फल होता है वो बेर ही होता है। तीसरा है, वनों का राजा टीक है। तो वनों का राजा जो है टीक है, ये बिल्कुल सत्य है। ये तीनों कथन सत्य है दोस्तों। उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य फल कौन है। असत्य फल की पहचान करते हैं। तो असत्य फल जो है इसको फॉल्स फल फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट में कौन कौन आएगा। तो फॉल्स फ्रूट में सेब और कटहल आता है दोस्तों। क्या आता है, सेब और कटहल जो है ये असत्य फल में आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेब और कटहल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। असत्य फल कौन कौन है, सेब और कटहल है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश में कौन सा रंग ग्रहण नहीं करता है। क्लोरोफिल जो है प्रकाश में कौन सा रंग ग्रहण नहीं करता है। तो पीला रंग का जो है ग्रहण नहीं करता है। पीला रंग को ग्रहण क्या करता है, नहीं करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश में कौन सा रंग का ग्रहण नहीं करता है। तो पीला रंग का जो कलर होता है उसको ग्रहण नहीं करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज। ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने कब की थी। ऑक्सीजन की खोज जो है डार्विन ने किया था 1880 ईस्वी में। कब किया था, 1880 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा उत्पादन से है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, अंडा उत्पादन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसमें है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक एक करके कथन को देखते हैं। पहला है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जजिया कर था। बिल्कुल जो है
गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था वह जजिया कर था, जबकि मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था वो जकात कर था। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये दोनों दोनों पॉइंट हम आपको सामने रखे हैं। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था वो जजिया कर था, जबकि मुसलमानों से लिया जाने वाला जो धार्मिक कर था उसको जकात कर बोलते थे। क्लियर हो गया होगा। दूसरा है, दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ये बिल्कुल सत्य है। दूध की शुद्धता को क्या करते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, इंपीरियल पैलेस जापान में है। बिल्कुल सत्य है कि इंपीरियल पैलेस जो है यह जापान में ही है। ऑप्शन 3 भी सत्य है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है स्थिर दाब पर। देखिए स्थिर हो जाएगा, यह स्थिर दाब हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। स्थिर दाब, स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है। क्या बोल रहा है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है। अर्थात क्या होता है, सीधा अनुपाती होता है। इसको जो है चार्ल्स का नियम बोलते हैं। इसको किसका नियम बोलते हैं, चार्ल्स का नियम बोलते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 ईस्वी में, देश में निर्धनता की माप के लिए 1989 ईस्वी में प्रोफेसर डीटी की अध्यक्षता में किस समिति की गठन किया गया था। कथा देश में निर्धनता की माप करने के लिए 1989 ईस्वी में एक समिति की गठन किया गया था 1989 ईस्वी में। तो वह जो थे प्रोफेसर डीटी की अध्यक्षता में गठन किया गया था। तो वह कौन सा समिति था, तो लकड़बाला समिति था। दोस्तों क्या था, लकड़बाला समिति जो है ये देश की निर्धनता को माप करता है। देश में जो निर्धनता है उसकी माप करने के लिए 1989 ईस्वी में प्रोफेसर डीटी की अध्यक्षता में लकड़बाला समिति का स्थापना गठन किया गया था। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ है। हिंदुस्तान जो स्टील लिमिटेड दुर्गापुर कंपनी है उसका जो स्थापना किया गया था वह किस देश के सहयोग से किया गया है, तो ये ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। दोस्तों किसके सहयोग से किया गया है, ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर कंपनी की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि बोकारो और भिलाई जो स्टील कंपनी है वो रसिया के सहयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना जो हुआ था वो बिहार में हुआ था। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना पूछा जा रहा है, ये बिहार हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल की श्यानता होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता जो होती है वो शून्य होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, एक आदर्श तरल की श्यानता जो होती है वह शून्य होती है, 0 होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था। पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 जो है कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये बैंकॉक में हुआ है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बैंकॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 जो है कहाँ आयोजित हुआ है, तो बैंकॉक में हुआ है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है, तो ये तेलंगाना लगाया है। दोस्तों कौन लगाया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई है? जिसमें पहली अगर शब्द आ जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये दीपा कर्माकर बन गई है। कौन बनी है? दीपा कर्माकर जिम्नास्ट बनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल यामनी किसकी रचना है? किताब उल यामनी किसकी रचना है? तो उत्तवी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तवी के द्वारा किताब उल यामनी की रचना किया गया है, जबकि किताब उल हिंद का रचना जो है वो अलबरूनी के द्वारा किया गया है। किताब उल हिंद की रचना किसने किया है? अलबरूनी ने किया है। और किताब उल यामनी का रचना जो है उत्तवी ने किया है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? तो मिजोरम में मिला है दोस्तों। कहाँ मिला है? मिजोरम में मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये छिपकली जो है उड़ने वाली छिपकली की प्रजाति मिला है, यही इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये नई प्रजाति मिला है जो कि मिजोरम में मिला है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन में से कौन कथन सत्य है? देखिए कौन सा कथन जो है सत्य की चर्चा कर रहा है, तो एक एक करके हम देखते हैं कथन को। पहला कथन है 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को होना चाहिए, या को कर लीजिएगा, को होना चाहिए। कहता है 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को सोलंकी द्वितीय ने हराया था। तो ये बिल्कुल हरा दिया था दोस्तों। ऑप्शन एक जो है ये सत्य है। 1178 ईस्वी में माउंट आबू पर्वत के निकट जो है मोहम्मद गौरी और सोलंकी द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था और ये सोलंकी द्वितीय ने है मोहम्मद गौरी को हराया था। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए सत्य है। दूसरा जो है भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले को कहते थे। बिल्कुल सत्य है। भारत का जो हीरा कहलाता था गोपाल कृष्ण गोखले को कहते थे। क्लियर। तीसरा है हड्डियों के जोड़ के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। हड्डियों का जो जोड़ का जो अध्ययन होता है, हड्डियों के जोड़ का अध्ययन वो आर्थोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी भी सत्य है। तो उपर्युक्त में से ये तीनों कथन सत्य है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ कढ़ाई किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ जो कढ़ाई है किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? ये चिकनकारी जो है कला जो है इसी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ कढ़ाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पारंपरिक कला है, चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ कढ़ाई। क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आप जो है एग्जामिनेशन में उत्तर नहीं दे पाते हैं और आपके बदले में कोई दूसरा एग्जामिनेशन में उत्तर दे देता है और उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है। क्लियर। तो आपको भी सिलेक्शन लिस्ट में नाम लाने के लिए सभी वीडियो को आप देखिएगा, आपका सिलेक्शन लिस्ट में जरूर नाम आएगा दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक जो माना जाता है वो रंजीत सिंह को माना जाता है। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रंजीत सिंह है। तो महाराजा रंजीत सिंह को पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रहते हैं? किस प्रकार के जो वन का पौधा होता है वो खारे पानी में भी जीवित रहता है? तो सुंदरी जो वृक्ष होता है इसको मैग्रोव वन भी बोलते हैं। ये मैग्रोव वन जो होता है खारे पानी में भी जीवित रहता है।
इसीलिए जो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा के जो संगम स्थल है वहाँ पर जो है बहुत बड़ा मैंग्रोव वन का जो है उदय हुआ है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्लियर? उसी में जो है सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन पाया जाता है दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा? तो क्या हो जाएगा? सुंदरी वृक्ष हो जाएगा, जिसको मैंग्रोव वन बोलते हैं, जो कि खारे पानी में भी जीवित रहता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्टर नहीं होगा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है, प्रकाशित करता है, वो यूएनडीपी करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नगदी फसल हो जाएगा? ये नगरी लिख दिया है, नगदी हो जाएगा। नगदी फसल के निर्यात से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा जो प्राप्त होता है वह किस नगदी फसल के निर्यात से होता है? तो चाय के निर्यात से होता है दोस्तों। चाय का जो निर्यात होता है, सर्वाधिक निर्यात के कारण ही सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन देखते हैं, सभी कथन का चर्चा करेंगे। पहला है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस के जो बाहर डीएनए मिलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, यह बिल्कुल सत्य है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, यह बिल्कुल सत्य है। क्लियर? दूसरा है पनौती रेलवे स्टेशन चित्रकूट में स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कहता है कि पनौती जो रेलवे स्टेशन है यह चित्रकूट में स्थित है, ये बिल्कुल सत्य है। पनौती रेलवे स्टेशन कहाँ है? चित्रकूट में है। क्लियर? तीसरा है एलोरा की गुफा संख्या 15 में विष्णु के नरसिंह अवतार के रूप को दिखाया गया है। बिल्कुल सत्य है। कह रहा है कि एलोरा की गुफा संख्या जो 15 है उसमें विष्णु के नरसिंह अवतार के रूप को दिखाया गया है, यह बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जबकि 16 और 17 जो है वो गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में दर्शाया गया है। क्लियर हो गया होगा? 16 और 17 जो एलोरा के गुफा है उसमें गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में जो है वर्णन किया गया है, और एलोरा का जो गुफा संख्या 15 है उसमें विष्णु के नरसिंह अवतार के रूप को दिखाया गया है, यह बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य है। उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2023 में हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ संपन्न हुआ? तो 2023 में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, किस जिला के थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि रामविलास सिंह जो थे फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, जो कि मुंगेर जिला के थे। कहाँ के थे? ये मुंगेर जिला के थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? वर्ष 1939 ईस्वी में गांधी जी से मतभेद के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। क्लियर हो गया होगा? 1939 ईस्वी में गांधी जी के मतभेद के कारण, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो है मतभेद हो गया था, और यही मतभेद के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और इस साल जो है सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थकों ने, इसी साल 1939 की बात हो रहा है, 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस और उनके समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर लिया। इसी में जो फॉरवर्ड ब्लॉक को जो स्थापना किया था, इसमें रामविलास सिंह भी जो थे
ये बिहार मुंगेर के निवासी थे, जो कि सक्रिय सदस्य थे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है प्रसिद्ध जो 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था वह किस नदी पर लड़ा गया था। तो 10 राज्य का युद्ध इसी को बोलते हैं। 10 राज्य का युद्ध या 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, तो वह पुरुषनी नदी पर हुआ था। किस नदी पर हुआ था? पुरुषनी नदी पर हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरुषनी नदी। पुरुषनी नदी जो है ये रौबी नदी, जो वर्तमान में हम लोग जानते हैं रौबी नदी, उसी का नाम था। पुरुषनी नदी किसका नाम था? वर्तमान में रौबी नदी का ही नाम था पुरुषनी नदी। क्लियर हो गया होगा। जो कि आधुनिक नाम जो है रावी नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। रावी नदी के किनारे ही 10 राजाओं के बीच युद्ध लड़ा गया था। क्लियर। एक तरफ भरत वंश के राजा सुदास थे तथा अन्य जो दूसरे तरफ से लड़ रहे थे 10 जनों के मध्य लड़ा जा रहा था, जिसको 10 राग युद्ध का नाम दिया गया। और यह जो है पुरुषनी नदी अर्थात रौबी नदी पर लड़ा गया। कुछ समय बाद जो है, क्लियर, इसमें जो है सुदास को विजय मिलता है। इसमें जो है 10 राजाओं को सुदास जो है अकेले हरा देता है और सुदास जो है विजयी होता है। क्लियर। कुछ समय के बाद पुरुओं और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद पुरुओं और भरत के बीच में जो है भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है और एक नवीन वंश की स्थापना करता है, जिसको कुरु वंश के नाम दिया जाता है। क्लियर। तो कुछ समय के बाद जब यह युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया, जब लड़ा गया पुरुषनी नदी पर, तो उसके बाद जो है राजा सुदास जीत गए थे। उसके बाद जो है इन दोनों के बीच में मिलन भी होता है। कुछ समय के बाद पुरुओं और भरतों के मध्य जो है मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है और एक नए राजवंश का स्थापना होता है, जिसको कुरु वंश के नाम से जाना गया है। क्लियर। तो क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि की उपज दर क्या थी। गुप्त काल में भूमि की उपज दर क्या थी? तो गुप्त काल में भूमि का जो उपज दर था वो उपज का 6ठा भाग हुआ करता था। उपज का 6ठा भाग हुआ करता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त युगीन स्मृतियों के अनुसार राजा अपनी प्रजा के प्रति सेवाओं के बदले में उपज का जो है 6ठा भाग पाने का अधिकारी था। क्लियर। इसे हम भाग के नाम से जाना गया है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? भाग के नाम से जानते हैं। तत्कालीन राजस्व का जो मुख्य स्रोत था यही था। तत्कालीन जो उस समय जो राजस्व का मुख्य स्रोत था यही भाग हुआ करता था, जो कि उपज का 6ठा भाग होता था। इसके अतिरिक्त भी होते थे। क्या होते थे? भोग होता था, उद्रंग होता था, अपरिकर होते थे, आदि कर भी गुप्त काल में लिया जाता था। प्रजा को यह सुविधा थी कि वह कर को जो है नगद जो देता था कर, उसको हिरण्य कहा गया है। अथवा अनाज जो है, अनाज भी दे सकते थे, इसको में भी कहा गया है। अनाज को में कहा जाता था। अनाज को क्या कहता था? में। और नगद जो देता था उसको हिरण्य कहा जाता था। क्लियर। तो यह सुविधा था कि आप जो है नगद भी पे दे सकते हैं या तो अनाज भी दे सकते हैं कर के रूप में। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अंतिम क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था और A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। 1885 ईस्वी में किया था, मुंबई में किया था, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में किया गया था। क्लियर। इसकी स्थापना का जो विचार आया था, विचार जो था लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का ये उपज था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो
स्थापना का जो विचार था वो लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का क्या ये उपज था। क्लियर। जो कि A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना 1885 में किया गया था। इस समय जो थे भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? यही लॉर्ड डफरिन थे। क्लियर। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।